चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट महारथी सेगमेंट में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मनीष डांगी। मनीष जी काफ़ी काफ़ी अलग मार्केट पार्टिसिपेंट हैं। वो डे टू डे मार्केट को नहीं देखते, लेकिन वो मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट हैं। और इस समय जो बाजार में हमें जो भी प्रेशर नज़र आ रहा है भारतीय मार्केट में, एशियन मार्केट में, वो सारा मैक्रो ट्रिगर्ड है। और इसलिए हमने सोचा कि मनीष जी से समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ग्लोबल मैक्रो में हो रही हैं, जो सालों नहीं दशकों से नहीं देखी गई, उसका मतलब क्या है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं अभी प्रियंका को कुछ देर पहले यही बता रहा था कि अब जैसे बॉन्ड यील्ड्स हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो हैं 15 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंच गई हैं। आधे मार्केट को तो मालूम ही नहीं है इसका मतलब क्या है, क्योंकि अंडर 35 है वो। और जब पिछली बार बॉन्ड यील्ड्स इस लेवल पे गई थी तो वो तो स्कूल और कॉलेज में थे। तो आपका इस समय रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और तेजी से यंग इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स बाजार में आते जा रहे हैं। तो ज़रा हमें याद दिलाइए कि क्यों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है और ये रिस्क भी हो सकता है, इतनी तेजी से यूएस यील्ड्स का भाग जा रहा है, एलिवेट हो जाना इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत के मार्केट्स के लिए। तो बॉन्ड मैं तो क्या ही बताऊं, आपका इन्वेस्टर तो बहुत समझदार है इस चीज को लेकर के कि भाई जो आप अगला साल जो 100 रुपए अर्निंग्स का आएगा, अगर बॉन्ड 7% है तो आप उसको 4% एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम बना करके 11% से डिस्काउंट करोगे। लेकिन अगर इंडिया में ही बॉन्ड 12 हो जाता है तो आपको 16 पे डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है, अगर उसको सेम रखना है तो आपके स्टॉक का भाव 5-6% गिरना पड़ेगा, अगर वो एक ही साल का स्टॉक है तो। लेकिन स्टॉक की ड्यूरेशन ज्यादा होती है तो फिर वो शायद 4% गिरने की वजह से 20 से 25% का करेक्शन आना पड़ेगा। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स बात हो गई, बट बड़ी बात यह है कि बॉन्ड्स जो है एक एंकर करते हैं। देखो, सारे मार्केट्स को प्राइस करने के लिए एक सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है, हर चीज को, कमोडिटी हो, फाइनेंशियल एसेट्स हो, रियल एसेट्स हो, स्टॉक्स हो, सभी को बॉन्ड से ही एंकर किया जाता है। और बॉन्ड के ऊपर एक छोटा सा रिस्क प्रीमियम लगा करके जो कैश फ्लोज हैं अलग अलग मार्केट से, उसको डिस्काउंट किया जाता है। तो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो उस वजह उसी उसी अनुपात में आपको, मुझे उर्दू तो नहीं आती है लेकिन हिंदी में, अनुपात में आप उतना ही एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम लगा करके उसको डिस्काउंट करते हैं। और उस हिसाब से बढ़ने की वजह से असेट मार्केट्स, रियल एस्टेट मार्केट्स गिरते हैं। अब आपने सही बताया कि 15 सालों में यूएस मार्केट्स के रेट्स जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। ना देखो कितनी बड़ी बात है कि वहां तो ऐसा हो गया कि हम बैक टू 2007 के भाव पे आ गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इन 15 सालों में हाईएस्ट रेट 9% रही है। और 2 बार गई थी, 2008 में एक बार ब्रीफली गई थी, 2013 में गई थी, और हम 3 बार 8% को घूम के आए हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जो है बॉन्ड रेट रिलेटिवली मॉडेस्ट लेवल पे है कि वो जो आप जिस जनरेशन की बात कर रहे हो उन्होंने इसको बार बार देखा है जो आज की रेट है। लेकिन यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स है उसको आप सही बता रहे हैं कि वो 15-17 साल से जो इन्वेस्टर है उसने देखा ही नहीं है। टू दैट एक्सटेंट उसकी मेमोरी से शायद फेड हो गया हो कि इसकी इसकी इम्पैक्ट क्या है। मनीष, चलिए हम लोग सादी हिंदी में ही बात करते हैं, हम उर्दू की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे हमारी बातचीत। लेकिन अभी मैं एक चार्ट देख रहा था कि पिछली बार 5% के ऊपर यूएस बॉन्ड यील्ड जो है 2006 में गई थी। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। उसके पहले 2003 के आसपास भी थी, 94 में भी थी। तो 5% के ऊपर अगर यूएस बॉन्ड यील्ड चली जाती है तो वो रिस्क को कैसे रिस्क को जन्म देती है। और हम लोग जो इक्विटी मार्केट्स वाले इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, वो क्या रिस्क को अभी इग्नोर करते जा रहे हैं? क्या हमें वो उस रिस्क को अपने स्ट्रैटेजी में प्लान करके रखना चाहिए और कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए? तो ना क्योंकि मैं 2 मिनट में मेरे को इस वक्त अगर किसी को समझाना है एक चीज, तो मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि बॉन्ड यील्ड जो नॉमिनल है ना, वो बहुत फर्क नहीं है। जैसे आप देखो कि हिंदुस्तान की बॉन्ड यील्ड 7 है और यूएस में 4.5 है, तो आपको लगेगा कि इंडिया की बॉन्ड यील्ड ज्यादा है, लेकिन उस तरह से नहीं देखा जाता है। बॉन्ड यील्ड जो है, जो फाइनेंशियल एसेट्स और रियल एसेट्स को मैटर करती है ना अजय, वो रियल रेट मैटर करता है। और रियल रेट का मतलब है कि अगला 5 साल, 3 साल, 10 साल के अंदर आपकी क्या इन्फ्लेशन होने वाली है और आपका बॉन्ड यील्ड क्या है, उन दोनों का जो फर्क है उसको रियल यील्ड बोलते हैं। जब वो रियल यील्ड ज्यादा होती है तो वो डिप्रेसिंग होती है असेट मार्केट के लिए। तो अब आप वापस से उस क्वेश्चन पे जाइए कि हिंदुस्तान और यूएस की रियल रेट्स में कहाँ की ज्यादा है।
तो ये लाइकली है कि इंडिया की इन्फ्लेशन जो है वो 5-6% के आसपास रहेगी। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर शायद 1-1.5% का रियल यील्ड मिल रहा है 7% पे, 7% की बॉन्ड यील्ड पे। और ये भी लाइकली है क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे ट्रेड होते हैं जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि अगले 5 साल 10 साल के अंदर क्या इन्फ्लेशन रहेगी। तो वहां पे 5 साल 10 साल 30 साल का जो रियल यील्ड है वो 2%। तो ये 15-20 साल के हाईज पे आ गया है। हिंदुस्तान की रियल यील्ड हाईज पे नहीं गई है, लेकिन हमारा यूएस का रियल यील्ड बहुत ऊपर चला गया और वो नुकसानदेह है। बिकॉज रियल यील्ड का मतलब है कि आपको उतना ज्यादा किसी भी एसेट को खरीदने के लिए उस एसेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस एक्स्ट्रा बनाने के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है अजय, कि जो इन्फ्लेशन होता है, जैसे इन्फ्लेशन यूएस के अंदर जैसे इन्फ्लेशन जो है वो 2 की जगह 4 आ जाए और 4 साढ़े 4 का ही अगर बॉन्ड यील्ड रहे, तो वो बॉन्ड यील्ड का कोई मायना नहीं है। क्योंकि वो इन्फ्लेशन जो है वो कॉर्पोरेट अर्न करता है। आप समझे मेरी बात? कॉर्पोरेट जो है कि अर्निंग जो है उसमें इन्फ्लेशन बेक्ड इन है। उसको काम ज्यादा करना पड़ता है कॉर्पोरेट को अर्निंग के लिए जब रियल यील्ड ज्यादा होती है। तो सेम चीज अब हिंदुस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 5 हो या 7 हो, अगर 7 होने के बाद में 7% का 10 साल का बॉन्ड जो है वो एक बहुत कम यील्ड माना जाएगा। जबकि अगर इन्फ्लेशन 4 रहने वाली है और हमारा 7 बॉन्ड है तो उसको ज्यादा माना जाएगा। तो इस तरह से आपको हमेशा हर मार्केट में अपने मार्केट में रियल यील्ड को ऑब्जर्व करना चाहिए। अच्छा, बात यह है कि इन 15-17 सालों में रियल यील्ड बहुत ज्यादा जा चुकी है। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 सालों में फेड को और बाकी दुनिया के सारे देशों को एक इन्फ्लेशन का बड़ा शॉक लगा, तो इसलिए वो डरे हुए हैं और इसलिए आज शायद गलती कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को काफी ऊपर रख रहे हुए हैं। हालांकि जब डिसइन्फ्लेशन ऑलरेडी हो रहा है, हालांकि कि ऑलरेडी 2, 5, 10 साल का इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड है यूएस में, जो मार्केट प्राइस कर रहे हैं, ऑलरेडी 2-2.25% पे पहुंच गया है। उसके बावजूद आपका इंटरेस्ट रेट हाइस पे है, तो रियल यील्ड अभी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से शायद असेट मार्केट्स को नुकसान हो सकता है। इन दैट केस, इन दैट व्यू, क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है? बिल्कुल, इन्फ्लेशन जो है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन उसके ऊपर अब 1 मिनट बाद बात कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो वेस्ट है वहां पे इन्फ्लेशन मोस्टली पीक आउट हो चुका है। इन्फ्लेशन वेस्ट के अंदर अगर वो डिमांड साइड है तो मोस्टली ग्रोथ से देखा जा सकता है। तो क्योंकि यूरोप ऑलरेडी, अब जैसे आप पिछले वीक का डेटा देखेंगे तो फ्रांस जर्मनी कॉन्ट्रैक्शन में आ गए हैं इस क्वार्टर में। चाइना का स्ट्रक्चरल स्टोरी और स्लो डाउन तो सभी को पता ही है, और वहां पे भी डिफ्लेशन जैसा हो रखा था कुछ महीनों से। यूएस के अंदर भी कई सारे इंडिकेटर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वहां की इकोनॉमी शायद 3-6-9 महीनों के अंदर फर्दर स्लो होगी। वहां का कोर इन्फ्लेशन का जो रन रेट है पिछले 3-6 महीनों में वो 2-2.5% के आसपास ही है। तो इसकी वजह से लगता है कि जो इन्फ्लेशन का 2021-22 और अंटिल फ्यू मंथ्स अगो जो स्टोरी था वो फेड होकर के वापस से हम 2% की तरफ अग्रसर हैं। इसमें 1.5 साल शायद और लगे, लेकिन मार्केट को ये न्यूज पे अभी तक कंफर्ट पूरा आया नहीं है और फेड को भी नहीं आया है। लेकिन मोस्टली डिसइन्फ्लेशन सिग्निफिकेंट है एंड 2-2.5% का इन्फ्लेशन हमको दिखेगा अब 1-1.5 साल में फिर से मोस्टली डेवलप मार्केट में। इंडिया की इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम तेरा दूसरा है, तो उसमें हम डिस्कस बाद में कर सकते हैं। ठीक है महेश, काफ़ी आपने अच्छे से सारे मैक्रोस को समझाया बताया। मैं लेकिन थोड़ा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं आपसे की बात को सुन के ये समझूं कि मेरे को जहाँ जहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स चल रहे हैं और कुछ अच्छा गेन मिला शॉर्ट टर्म में ही, वहाँ धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे को, और थोड़ा डिफेंसिव के पार्ट को बढ़ाना चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, प्रॉफिट आपको पिछले 2 सालों में खास करके पिछले 6-12 महीनों में कहाँ मिला है? क्योंकि ऐसे इक्विटी मार्केट्स ने तो बॉन्ड जितना भी रिटर्न नहीं दिया है, ब्रॉड इक्विटी मार्केट्स ने। जहां पे प्रॉफिट आपका 6-12 महीने में बड़ा बना है वो स्मॉल और मिड कैप में है, वो एकदम मैनिक मोड में है अभी। वहाँ जो 2017 के रिलेटिवली हम डिस्कस कर सकते हैं, मोर और लेस हर एस्पेक्ट्स के अंदर वो 2017 से भी महंगे हैं। तो हिंदुस्तान में जो मार्केट साइकिल्स को समझता है, मैं आपके ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ इस चीज को कि स्मॉल कैप का एक यूनिक साइकिल प्ले आउट होता है बार बार।
और उसके अंदर बूम बस्ट जो है वो लार्ज कैप मार्केट के बूम बस्ट के आउटसाइड में भी होता है। तो इस वक्त बिकॉज बहुत स्पेकुलेटिव मनी स्मॉल और मिड कैप के अंदर एंटर हुआ है, डायरेक्टली भी और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी, तो वहाँ थोड़ा सा स्पेकुलेटिव बबल है, और वहां पे अगर आप उसको अनवाइंड कर सकते हैं और उसको अगर आप इक्विटी में ही रहना चाहते हैं तो कम से कम लार्ज कैप के अंदर अपने पोर्टफोलियोज को रीओरिएंट करें। तो वो मेरे को लगता है कि एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी, एटलीस्ट आपको प्रोटेक्शन वॉल आपके लिए क्रिएट हो पाएगा। ऑलराइट मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स वेरी मच आज अपना समय देने के लिए और ये सारे व्यूज़ हमारे व्यूअर्स तक लेकर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस थैंक यू।